किशोर एक बार फिर से न्यूज रूम में हाजिर हूं और दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और पूरी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बातें होंगी राजनीतिक जगत की, इसके साथ साथ खेल और मौसम की भी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जेडीयू नेता ने बड़ा बयान दिया है और वो बयान है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो होंगे वो उनके लिए बड़ा मटेरियल है और अगर जरूरत पड़ा तो वो बीजेपी को भी छोड़ सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी, सबसे पहले हम जुड़ेंगे अपने सहयोगी अभिषेक से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो मटेरियल हैं। बिल्कुल पीएम मटेरियल बताया है जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने। हालांकि उनके बयान को किस तरह से गंभीरता से लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना चाहिए, यह भी अपने आप में एक सवाल है। कई विवादित बयान गोपाल मंडल देते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि हम अपराधियों को ठोक देंगे और तमाम बयान उनके आते रहे हैं। यही गोपाल मंडल हैं जो नाराज हो गए थे मंत्री नहीं बनाए जाने से और उमेश कुशवाहा से मिले थे जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनको मिलकर कहा था कि भाई हमको मंत्री नहीं बनाया, ठीक है, हमको किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाइए। तो पार्टी से भी नाराज रहते हैं। अब उनका बयान आया है। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के गुडबुक में भी बने रहने की कोशिश है, लेकिन नीतीश कुमार की कम लानत मलामत फजियत नहीं कराई है, जेडीयू की कम फजियत नहीं कराई है गोपाल मंडल ने। जिस तरह के बयान वो देते रहे हैं और जिस तरह से उनको लेकर खबरें आती रही हैं। लेकिन जहां तक बात पीएम मटेरियल की है, देखिए जेडीयू के पहले नेता नहीं हैं गोपाल मंडल जो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। जेडीयू की तरफ से कई बार ये बयान आता रहा है और खासकर प्रशांत किशोर और पवन वर्मा जैसे नेता तो नीतीश कुमार को कन्विंस करते रहे हैं कि आप पीएम मटेरियल है और आपको दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहिए। हाल के दिनों में ऐसी खबरें भी आई थी कि नीतीश कुमार दिल्ली कूच करने की तैयारी में है, दिल्ली की सियासत करने की तैयारी में है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का नतीजा आया है तो नीतीश कुमार दिल्ली की सियासत में अपने लिए संभावनाएं देख रहे हैं, जेडीयू अपने लिए संभावनाएं देख रही है। और बहुत आश्चर्य नहीं होगा, आज हमारी बात हो रही थी जेडीयू के पूर्व सांसद, जेडीयू के नहीं पूर्व सांसद अरुण कुमार से, जेडीयू के सांसद भी रहे हैं, और उन्होंने कहा कि देखिए अगर यह दावा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी की दोस्ती बनी रहेगी, नीतीश कुमार के साथ मैं 14 सालों तक रहा हूं और 14 सालों तक रहने के बावजूद भी मैं ये नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार 14 मिनट पहले क्या फैसला लेने वाले हैं, 14 मिनट बाद क्या फैसला लेने वाले हैं। तो बहुत मुश्किल है नीतीश कुमार को समझना। लेकिन संकेत इस तरफ जरूर इशारा करता है कि नीतीश कुमार दिल्ली की सियासत की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अब आने वाले दिनों में देखिए राजनीति तो अनिश्चितताओं का खेल है। दिल्ली की सियासत करने नीतीश कुमार दिल्ली निकल चुके हैं, उनकी यात्राएं जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और दिल्ली की यात्रा कहीं ना कहीं जो लगता है एक नई सियासत को रंग देगी। लेकिन इन सबके बीच में क्या लगता है, जिन्होंने पहले सदन में गए तो सही, सपोर्ट भी किया लेकिन मंत्रालय लेने से इनकार कर दिया, आज वो चाहते हैं कि उनको भी मंत्री पद मिले, उनको भी मंत्रालय मिले। क्या लगता है अभिषेक, ये पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो एक नई राजनीति या उनको ये समझ में आने लगा है कि बीजेपी अब उनको शायद इग्नोर कर रही है? देखिए जेडीयू के पास चारा क्या बचता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब पहली बार मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ था तो सांकेतिक हिस्सेदारी लेने से मना कर दिया था और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि अनुपातिक हिस्सेदारी चाहिए, यानी कि हमारी जो सीटों की संख्या है, हमारे 16 सांसद हैं, उस अनुपात से हमको सीटें चाहिए, हमको मंत्री पद चाहिए। स्थिति यह थी कि 6 सांसद थे लोक जनशक्ति पार्टी के, आज भी हैं, 5 पारस गुट में हैं, एक चिराग पासवान खुद हैं, तो 6 सांसद थे, उसमें से एक मंत्री पद रामविलास पासवान मंत्री बनाए गए थे एलजेपी के कोटे से। तो नीतीश कुमार ये चाहते थे कि 6 सांसदों वाली पार्टी को अगर एक मंत्री पद दिया जाता है तो जाहिर है हमारे पास 16 सांसद हैं तो 2 या 3 मंत्री पद मिलने चाहिए, ये अनुपातिक हिस्सेदारी होती। लेकिन बीजेपी ये देने के लिए तैयार नहीं थी, नीतीश कुमार ने मना कर दिया। हालांकि इसको लेकर एक थ्योरी यह भी है कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति होती, नीतीश कुमार के लिए थोड़ी असहज स्थिति होती, थोड़ा धर्म संकट होता, इसलिए उन्होंने, कई दावेदार थे इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अब देखना होगा कि अनुपातिक हिस्सेदारी मिलती है या सांकेतिक हिस्सेदारी मिलती है। चलिए अभिषेक, अनुपातिक हिस्सेदारी मिलती है या सांकेतिक हिस्सेदारी मिलती है, हम इस पर चर्चा तो करेंगे और साथ ही साथ आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे। चुनाव के जो, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान जो 5 तारीख से आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले, एक बार फिर से अभिषेक से जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है उस आशीर्वाद यात्रा में, क्योंकि वो यात्रा
लोजपा के लिए और खास करके चिराग गुट के लिए बेहतर मानी जा रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी शर्मिला से और जानेंगे कि बिहार में कोरोना के इस काल के दौरान कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो थे वो कैबिनेट बैठक करते रहे, स्थितियों पर नजर बनाए रखे और इस बीच जितने भी तरीके की समस्याएं हुई उन सब पर उन्होंने बातें की। लेकिन आज एक बार फिर से जब बैठक हुई है तो किस किस एजेंडों पर मुहर लगी है, शर्मिला बताएंगे। बिल्कुल, हालांकि आज सीएम नीतीश कुमार का दौरा था तो वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं और दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने 2 बैठकें की। पहली तो बैठक उनकी थी स्टेट लेवल बैंक की बैठक थी, जो कि 76वीं बैठक थी उनकी, और ये कह सकते हैं ये रूटीन बैठक थी और उसमें भी उन्होंने कई अहम दिशा निर्देश दिए। योजनाओं को लेकर, ऋण को लेकर मुख्य तौर पर उन्होंने अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए हैं। और इसके बाद उन्होंने कैबिनेट की बैठक की। कैबिनेट की बैठक में 5 अहम एजेंडों पर मुहर लगी है और पहला जो अहम मुद्दा है वो ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग मॉनिटरिंग सेल के लिए 1 एसपी, 7 डीएसपी और 61 अधिकारियों के पदों की सृजन की स्वीकृति मिली है। और इसको लेकर अगर नल जल योजना की बात करें तो उसमें भी नियमों में कुछ संशोधन किए गए हैं, उसकी भी स्वीकृति दी गई है। अगर हम मुख्यमंत्री हृदय बाल रोग की जो योजना है उसमें भी जो वाहन है उसमें भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। तो 5 अहम मुद्दे हैं जिसपे सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और इन जो 5 अहम मुद्दे हैं, 5 अहम जो एजेंडे हैं उन पर मुहर लगी। इसी के साथ आज सीएम नीतीश कुमार ने जो बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की थी तो उसमें भी ऋण को लेकर उन्होंने कई अहम दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो आज जो सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की है वो बैठक भी काफी अहम थी, कैबिनेट की बैठक अहम थी। और इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव दिख रहे थे। निर्भय, बिल्कुल, दिल्ली रवाना होने से पहले काफी एक्टिव दिख रहे हैं और वो सिर्फ एक्टिव आज ही नहीं थे बल्कि उनके जो पार्टी के जो लोग भी थे वो सभी लोग एक्टिव दिख रहे हैं। और बयानबाजी का जो दौर था वो पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार जारी था। हालांकि इस बयानबाजी को लेकर के देखा जाए तो अब कयास बढ़ गए हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है और उसके बाद उसमें चर्चाएं भी हो सकती हैं। हालांकि अब तक इस बात पर मुहर नहीं लगा है कि क्या कुछ बातों पर चर्चाएं होंगी, लेकिन यह तो तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली जाना बड़े संकेत दे रहा है, क्योंकि केंद्र में कैबिनेट का विस्तार होना है और दूसरी तरफ इस बार जो जेडीयू है वो उम्मीद लगाई हुई है कि उससे भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिले। लेकिन जहां एक तरफ बिहार की राजनीति और बिहार की सियासत अपने स्तर से घूम रही है, जहां एक तरफ चिराग को देखा जाए, दूसरी तरफ जेडीयू की राजनीति देखी जाए और बीजेपी को देखा जाए, सब लोग अपने स्तर से दावे कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर झारखंड चलते हैं तो बात अब झारखंड की करते हैं, क्योंकि झारखंड में भी खुद कोरोना के इस काल के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। कई योजनाओं को लेकर के वो आए और इस बीच जिस तरीके से स्वास्थ्य सप्ताह को लेकर के लोगों को जागरूक किया गया तो लोग जागरूक भी हुए, असर भी दिखा। तो अब साप्ताहिक लॉकडाउन चल रहा है, साप्ताहिक दूसरी लॉकडाउन खत्म हो चुकी है। शनिवार शाम से शुरू हुई लॉकडाउन की प्रक्रिया सोमवार सुबह खत्म हुई। लेकिन इन सब के बीच सरकार के पास समस्याएं जो है वो है गरीबों के लिए सुविधा पहुंचाना, साथ ही साथ और भी कई बड़ी बातें हैं जिसको लेकर के आज ये कहा जा रहा है कि एक बैठक होने वाली है और इस कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होंगी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक जुड़ेंगे। ऋतिक, आज सीएम हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उसमें क्या कुछ बातें सबसे अधिक देखी जा रही है चर्चा के विषय में? बिल्कुल, देखिए झारखंड के लिए आज का दिन वैसे भी बहुत बड़ा है क्योंकि आज कैबिनेट बैठक होने वाली है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बैठक करेंगे और इस बैठक में बताया जा रहा है कि करीबन 2 दर्जन कह सके 24-25 एजेंडों पर जो है इस पर बात हो सकती है और मुहर लग सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि झारखंड सरकार का जो मेन फोकस है, जो मेन मोटो है कि प्रदेश से, सूबे से कोरोना को किस तरीके से भगाया जाए, उस पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। जो ब्लैक फंगस है, जो कि पहले से ही महामारी घोषित हो चुकी है, उसको लेकर सूबे के मुखिया ने यह बात भी कहा था हेमंत सोरेन ने कि इसे हम महामारी घोषित करेंगे। लेकिन आज जब झारखंड की कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैबिनेट की बैठक में
उद्योग नीति, नई उद्योग नीति पर भी चर्चा होगी और उद्योग को लेकर भी वो सजग हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो अब भी जो सूबे के जो मरीज हैं, जो कोरोना के जो एक्टिव केसेस अभी भी वहां पर हैं, उस पर उन्होंने, उसको देखते हुए, उसके मद्देनजर उन्होंने वहां पर उद्योग नीति के तौर पर अगर बात करें तो सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का वहां पर निर्माण कराने की बात वहां पर होगी। और मरीजों के लिए अभी भी, क्योंकि लोग जो वहां की जो जनता है झारखंड की, वो अब भी कह रही है कि मुख्यमंत्री जो है उनकी तरफ काम कर रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर बात करें तो आज कैबिनेट की इस बैठक में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उस पर बात होगी उद्योग नीति के तौर पर, और उसका निर्माण कराया जाएगा और मरीजों के लिए इस पर बात होगी। सबसे बड़ी बात यह कि जो 24 एजेंडों पर मुहर लगेगी उसमें कई ऐसे भी प्रस्ताव हैं निर्भय जो पहले भी समक्ष आए हैं कैबिनेट में, और वही अगर मिला जुला के कहें तो वही प्रस्ताव होंगे। लेकिन जो मुख्य दो उद्देश्य है, एक तो ब्लैक फंगस जिसको महामारी घोषित कर दिया जाएगा आज के इस कैबिनेट बैठक में, यह बात भी सामने निकल कर आ रही है। और खुद मुख्यमंत्री सोरेन ने भी कहा है कि हम इस पर हमने गहनता से जांच की और जो प्रदेश में जो हालात ब्लैक फंगस के देखे गए थे उसको लेकर भी हम सजग हैं और इसको लेकर ब्लैक फंगस को हम महामारी घोषित करेंगे। और दूसरी बड़ी बात, उद्योग नीति पर चर्चा होगी। और बात कर ले निर्भय, तो जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लगाया गया था उसका व्यापक असर देखने को मिला। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बार बार देश के प्रधानमंत्री को भी कहा, केंद्र सरकार से भी अपील की कि झारखंड में भी कोरोना को देखा जाए, जो कोरोना की लहर बढ़ रही थी उसे रोकथाम किया जाए। 22 अप्रैल को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया था और उसके बाद अब की अगर हम बात करें तो बहुत कम एक्टिव मरीज अब रह गए हैं। अगर अब झारखंड प्रदेश की बात करें तो महज 1485 एक्टिव केस वहां पर रह गए हैं और उन पर भी काम कर रही है सरकार। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब कैबिनेट की इस बैठक में जो एजेंडों पर मुहर लगने वाली है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन दो सबसे बड़ी बात, उद्योग नीति और दूसरा ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाएगा हेमंत सरकार के द्वारा। बिल्कुल, तो खास करके जो 3 एजेंडों पर ऋतिक ने जानकारी दी। पहला एजेंडा है वो है प्रदेश में जिस तरीके से हालात हैं ब्लैक फंगस को लेकर के, क्योंकि लगभग देशों ने ब्लैक फंगस की बातें सामने आने के बाद उसको महामारी घोषित कर दिया है। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए झारखंड सरकार ने अपने स्तर से कोशिशें की, चाहे वो नई जो एम्बुलेंस है उसको गांव-गांव तक चलाना, सुदूर क्षेत्र जो इलाके हैं वहां से मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना, और जिस तरीके से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो बात की है, साफ तौर पर तो सरकार तो काम कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में भी केंद्र और राज्य सरकार यानी कि झारखंड सरकार और देश की सरकार जो है मोदी सरकार, उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चलता रहा। और ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाहे बैठकों की बात करें या फिर जिस तरीके से हालात बदले हैं, योगा दिवस के मौके पर भी खुद योगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको लेकर के भी बातें कही गई, उन्होंने भी देश को संबोधित किया। लेकिन मुख्यमंत्री ने कविता के बहाने ही सही एक बड़ा तंज केंद्र सरकार पर भी कस दिया। लेकिन इन सब के बीच में लगातार दोनों के बीच में जो बातें चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं एक अंतर कला है, वो देखने को मिल जाता है। चलिए यहां पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि चाचा और चिराग में कितना प्यार आगे बढ़ा है। गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है,
थाली पर डकैती भला कौन करता है? राशन डीलर की मनमानी, आधी रोटी की पूरी कहानी। ऑपरेशन रोटी देखिए टीवी भारत पर शाम 6 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और बात अब जिस तरीके से हमने कहा ब्रेक पर जाते जाते आएंगे तो बताएंगे कि चाचा और भतीजे का प्यार कितना आगे बढ़ा है। लेकिन उससे पहले बात प्रदेश में कोरोना संक्रमण और टीकाकरण को लेकर के जो बातें कही जा रही है, नई नीति तैयार कर दी गई है। अब नई नीति जो है वो केंद्र सरकार ने तैयार की है, तो देश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुई है। और इसमें राजधानी अगर पटना की बात करें तो राजधानी पटना ने भी इतिहास रचा है और पूरे देश में सबसे अधिक राजधानी पटना में वैक्सीनेशन हुआ है। पूरी जानकारी देंगे हमारी सहयोगी पूजा। जी निर्भय, आपको बता दूं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान को तेज किया, उसके बाद से बिहार में लगातार जो प्रशासन है, सरकार है, वो मुस्तैद हुई। पहले तो टीकाकरण में कमी जो थी उसकी भी शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन बाद में जब बिहार सरकार ने तुल पकड़ा तो वैक्सीनेशन की जो ये गाड़ी थी वो जोरों से चल पड़ी और लगातार जिस तरीके से वैक्सीनेशन कराया गया, टीकाकरण कराया गया, उसके बाद से बिहार ने एक बड़ी उपलब्धता हासिल की है। बता दें आपको कि टीकाकरण अभियान में बिहार जो 10 लिस्ट है, 10 जो शहर है उसकी सूची में शामिल हो गया है। और बिहार ने भी जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण अभियान चलाया, बिहार के कई ऐसे जिले हैं जिसमें पूरी तरीके से 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको टीकाकरण हो चुका है। और हालांकि अगर हम आपको कोरोना अपडेट के बारे में बता दें तो बिहार के 9 जिलों से जो हैं वो 0 रिकॉर्ड जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव मामले। तो इसको लेकर के जो प्रशासन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थी। लगातार पंचायत के मुखिया भी कई ऐसे गाँवों में जा रहे थे जहाँ लोग जो हैं वो इसको एक तरीके से सीरियसली नहीं ले रहे थे। लोग जो वैक्सीनेशन है उसके अफवाह के अंदर वो कहीं ना कहीं बच रहे थे टीकाकरण करवाने से, जिसके बाद से मुखिया की पहल से, अगर हम कह ले जिला प्रशासन की पहल से हम कह ले, तो टीकाकरण अभियान को तेज किया गया। कई टीकाकरण रथ भी जो हैं वो भी रवाना किए गए ताकि इस टीकाकरण अभियान को तेज किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो किया जाए, लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। जिसके बाद से बिहार ने ये एक बड़ी उपलब्धता हासिल की है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने भी तमाम जो लोग हैं, सहयोगी हैं, उनके जितने भी पुलिसकर्मी हो, मुखिया हो, सभी को धन्यवाद भी दिया है। और कोरोना काल में जिस तरीके से दूसरी लहर की बात करें तो बिहार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित था, लेकिन अब जिस तरीके से टीकाकरण अभियान में बिहार ने अलग अलग जो शहर हैं उसमें 10वां रैंक हासिल किया है, तो अपने आप में बिहार सरकार के लिए ये एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार लगातार टीकाकरण के मामले को लेकर के अपनी भी तारीफें कर रही थी, वो कहीं ना कहीं सच जरूर होती हुई साबित हो रही है। निर्भय, बिल्कुल, तो जो नई नीति है उस नई नीति का असर जो है वो हर ओर दिख रहा है और असर बिहार में भी देखने को मिला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुस्कान है। मुस्कान, नई नीति को जो लेकर के देखा जाए, एक बार आप मेरे साथ खड़े हो जाइए, नई नीति को जो देखा जाए, इस नई नीति का असर कितना दिख रहा है? जी वे निर्भय, इसका असर है जो बहुत दिख रहा है। आपको बता दें कि पहले जो कोरोना के वैक्सीन दिए जाते थे वो हेल्थ वर्कर और जो फ्रंट लाइन वर्कर थे उन्हें दी जाती थी, और जो 45 साल से ऊपर हैं उनको दी जाती थी। लेकिन अब जैसे सरकार ने एक निर्णय लिया है कि वैक्सीनेशन को फ्री कर दिया गया है, तो पहले जो था कि लोगों में काफ़ी डर था, डर अफवाह के कारण था कि काफ़ी तरह के अफवाह जो हैं वो फैला दी गई थी लोगों के कारण, लोगों में वैक्सीन को लेकर के। लेकिन जैसे ही सरकार ने वैक्सीनेशन को फ्री किया है उसके बाद लोग काफ़ी मामले में आगे आए हैं और वैक्सीनेशन लगाए हैं। बिल्कुल, वैक्सीनेशन तो लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर के सरकार बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है और इसका असर साफ तौर पे हमने पहले भी कहा था और खबरें भी की थी कि पंचायत चुनाव में भी इसका असर दिखेगा। लेकिन इन सब के बीच में जरा सा कहीं वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया इतनी तेजी से चल रही है उस पर मौसम का भी किसी तरीके का मार न पड़ जाए, इसलिए मुस्कान से ही जानेंगे। मुस्कान, मौसम के क्या हालात होंगे इस पूरी प्रक्रिया को अगर लेकर के देखा जाए तो क्या मौसम बाधा तो नहीं बनेगा? जी देखिए कि जैसे हम सबको पता है कि बिहार में मानसून 2 दिन पहले ही दस्तक दे चुकी है, उसके बाद लगातार कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण जो गंगा नदी का जो जलस्तर है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और गंगा नदी का जो जलस्तर है वो अपने खतरे के निशान पे बह रहा है। उसी कारण जो लोगों में देख सकते हैं आप कि लोगों में
काफ़ी डर बना हुआ है बाढ़ के आने का। जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग बाढ़ के एरिया से ग्रसित हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा डर अभी से ही बन चुका है। और जैसे कि अभी मानसून सिर्फ शुरुआत हुई है, मानसून अभी आना बाकी है, अभी पूरा बाकी है मानसून, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। तो एक डर बना हुआ है बाढ़ को लेकर के कि आगे आखिर क्या होगा। बिल्कुल, आगे आखिर क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से हालात है, बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान, लेकिन जिस तरीके से आगे के हालात है वो हालात बद से बदतर हो रहे हैं। क्योंकि देखा जाए नेपाल में जिस तरीके से बारिश हुई और उसका असर अब बाढ़ में तब्दील हो चुका है। लेकिन अभी चर्चाएं बाकी है और अब बात हम करेंगे चिराग के 5 तारीख से शुरू होने वाले उस आशीर्वाद यात्रा को लेकर के, जिसमें अब चाचा का भी प्यार मिलने लगा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जी जुड़ेंगे एक बार। अभिषेक जी, चाचा का प्यार अब पलटने लगा है, वो विरोध चाचा अब नहीं कर पा रहे हैं, आखिर क्या कारण हो सकता है? अब वो कहते हैं आशीर्वाद यात्रा में भतीजा आगे चले, मैं पूरा दिल से साथ दूंगा। बिल्कुल, चाचा के तेवर थोड़े बदले हैं चिराग पासवान को लेकर। और पशुपति कुमार पारस ने क्या कहा है चिराग पासवान की जो आने वाली आशीर्वाद यात्रा है उसको लेकर पहले हम बता दें, उसके बाद इस प्यार मोहब्बत पर भी चर्चा कर लेंगे। पशुपति कुमार पारस से जब ये सवाल पूछा गया कि भतीजे चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की जयंती के दिन से यानी 5 जुलाई से इस आशीर्वाद यात्रा को शुरू करने का ऐलान किया है हाजीपुर से, तो चाचा पशुपति कुमार पारस की प्रतिक्रिया थी कि देखिए, हाजीपुर मेरा गढ़ नहीं है, मैं वहाँ का सांसद हूँ, लेकिन वो रामविलास पासवान का गढ़ रहा है, वो लगातार वहाँ से जीतते रहे हैं और चिराग पासवान अगर वहाँ से अपनी आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रहे हैं तो इसमें मुझे भी खुशी होगी। लेकिन अब ये प्यार मोहब्बत वाली बात कहाँ से आ गई? चाचा का प्यार भतीजे के लिए क्यों उमड़ रहा है वो मैं आपको बता दूं, ये पहला मौका नहीं है जब चाचा का प्यार इस पूरे खेल के बाद भतीजे के लिए उमड़ रहा है। सबके सामने पूरी दुनिया ने सुना, चैनलों के जरिए, हमारे चैनल के जरिए भी, जब ताजपोशी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपति कुमार पारस आए तो ये कहा कि भतीजा अगर तानाशाह हो जाए तो चाचा क्या करे। उसके कुछ ही घंटों बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटों बाद चाचा अपने बयान से पलट गए और ये कहा कि नहीं, मैंने भतीजे के लिए तो ऐसा नहीं कहा। सौरभ पांडे को लेकर उन्होंने संकेत दिए कि सौरभ पांडे को लेकर ये कहा गया वो असामाजिक तत्व हैं, तो चाचा पलट गए। उसके बाद एक और बयान सामने आया, इसी इंटरव्यू में चाचा ने ये कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो चिराग से मिलूंगा भी। तो सवाल है कि सुर इतने नरम क्यों हो गए, तेवर इतने नरम क्यों है? देखिए, बार बार हम ये कह रहे हैं अपने दर्शकों से और हमने भी कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है, अंदर खाने से कुछ जानकारी जुटाई है। जो जानकार हैं उनका भी यही कहना है कि 5 सांसदों को साथ मिला लेने से पार्टी पशुपति कुमार पारस की हो जाएगी। ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चिराग पासवान चुनाव आयोग चले गए हैं और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, पार्टी की जो राष्ट्रीय परिषद होती है, उसमें बहुमत बहुत मायने रखता है निर्भय। और फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि कुल मिलाकर के देखें अभिषेक जी, तो ये प्यार मोहब्बत नहीं है, अब इस तरीके से गिरना चाहते हैं ताकि वो चोट भी ना लगे और इनकी मात भी हो जाए, शायद यही। ये चाचा का प्यार नहीं है, चाचा बैकफुट पर चले गए हैं। चिराग पासवान जिस तरह से आक्रामक हुए, एक्टिव मोड में आ गए हैं, और उस सक्रियता ने, चिराग पासवान की उस सक्रियता ने, चिराग पासवान के जो तेवर हैं या फिर चाचा की चाल पर चिराग पासवान का जो पलटवार है, चिराग पासवान चाल है, वो भारी पड़ गया है। और चाचा हर विकल्प खुले रखना चाहते हैं, इसलिए उतने आक्रामक नहीं हैं अब चिराग पासवान को लेकर, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ हो गया है कि चाचा का जो चाल था वो शायद भतीजे के सामने फीका पड़ गया और उसका असर है कि अब चाचा का प्यार उमड़ पड़ा है। लेकिन चाचा का ये प्यार आखिर कब तक देखने को मिलेगा, ये डीटीवी भारत लगातार आपको दिखाता रहेगा और इस खबर पर हर वो अपडेट आपके सामने मिलता रहा है। लेकिन वक्त हो चला अब हमारे जाने का, लेकिन जाते जाते आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमण का भी खतरा खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं मानिए कि आंकड़े अगर गिर रहे हैं तो आप बेपरवाह हो जाए, लापरवाह हो जाए। इसलिए मास्क का इस्तेमाल जरूर लगाएं और साथ ही साथ मास्क के साथ सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ना भूलें और देखते रहें डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगियों के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।